हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम सोल्व करेंगे क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 और मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6। और आपको भी मेरे साथ सभी क्वेश्चंस नोटबुक और पेन लेकर सोल्व करने हैं ताकि सारे के सारे क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स हो जाए आपको क्रिस्टल क्लियर। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। Find the probability of getting 5 exactly twice in 7 throws of a die। तो यहां पर जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो कितने हैं? 7 थ्रोज, दैट मीन्स n इक्वल्स टू 7। और यहां पर बात हो रही है गेटिंग 5। तो जब भी हम डाई को थ्रो करते हैं तो 1 to 6 हमें नंबर्स मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। तो उसमें से 5 आना है हमारा सक्सेस। तो सक्सेस को हम लिखते हैं P से, है ना। तो P मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो इसमें हमारा जो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना होगा? 1 to 6 तो हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए सैंपल स्पेस में, और एक नंबर दैट मीन्स 5 हमें प्राप्त करना है या गेट करना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/6। और फेलियर क्या होता है? फेलियर की प्रोबेबिलिटी होती है 1 - P, तो 1 - 1/6, तो Q आ जाएगा हमारा 5/6। तो NPQ। तो ये तीनों चीज हमें अगर मिल गई तो हम इसमें बर्नौली फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या होता है? यहां पर बात हो रही है गेटिंग एग्जैक्टली ट्वाइस की, ठीक है। तो पहले मैं जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि रिकॉल हो जाए। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x, स्मॉल x। स्मॉल x यहाँ पे क्या है? ट्वाइस। तो इसका फॉर्मूला होगा NCX P की पावर मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर x एंड Q की पावर n-x, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है। तो यहां पर हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, तो यहां पे आ जाएगा n इक्वल्स टू 7, तो 7C2 एंड p की वैल्यू कितने हैं? 1/6, तो 1/6 की पावर और x है तो x इज 2, और q क्या है यहाँ पे? 5/6, ठीक है। और n-x दैट मीन 7 - 2, तो ये हो जाएगा 5। चलिए थोड़ा सोल्व करते हैं। तो जो 7C2 है इसका फॉर्मूला क्या होता है? चलिए मैं एक बार बता देता हूं अगर आपको नहीं याद है। तो NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r, ठीक है। तो 7C2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7C2, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 7 - 2 दैट इज 5, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखो कि जो ये फैक्टोरियल 7 है इसको लिख सकते हैं 7 × 6, और जो आगे के नंबर्स है 5 × 4 × 3 × 2 × 1 उसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5, ठीक है। तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। तो ऐसे आप यहां से देख सकते हैं कि 7C2 अगर हमें लिखना है तो हमें जो नीचे वाला नंबर है 2 उतने ही नंबर्स लिखने होते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 7 × 6 यहाँ पे लिख दिया, और जो 2 है उसका नीचे फैक्टोरियल आता है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इसी तरीके से हम शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि जो बाकी के नंबर्स है वो कैंसिल हो जाते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। 7 × 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे आया 1/6, तो स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/36, और 5/6 की पावर 5। अब देखो 6 से हमारा ये चला जाएगा 6 टाइम्स, तो ये बचा 7 अपॉन 2 × 6 12, और 5/6 की पावर 5। तो यही क्या हो जाएगा हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली ट्वाइस। और क्या गेट कर रहे हैं? 5, ठीक है। तो इसी तरीके से आप ये सब क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s इन 6 थ्रोज ऑफ अ सिंगल डाई। तो हमने एक डाई थ्रो किया, 1 to 6 नंबर्स आएंगे और उसमें हमें 2 6s चाहिए, मतलब
हमारे पास एटमोस्ट 2 6 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो n है दैट मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, वो कितना हो गया 6 थ्रोज, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट मीन्स स्मॉल p क्या होगा, हमें 6 चाहिए तो वो तो एक ही नंबर है 1 आउट ऑफ 6 नंबर्स है ना, 1 to 6। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा इसका 1/6। और q क्या होता है 1 माइनस p, तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस 1/6। तो यहां पर भी अगेन आ जाएगा 5/6। तो चलिए हमारे पास n, p और q आ गया है, यही 3 चीजें हमें चाहिए होती हैं। तो अब हमें करना है एट मोस्ट की बात हो रही है। तो एट मोस्ट मीन्स अगर हमारे पास 2 से कम है या 2 है ना, 2 ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, 1 है 6 तो भी काम चल जाएगा, और अगर 0 है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं x लेस देन और इक्वल टू 2। और इसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं कि भाई अगर x इक्वल टू 0 हुआ तो भी ठीक है, x इक्वल टू 1 हुआ तो भी ठीक है, और x इक्वल टू 2 हुआ तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। ये सब तीनों केसेस हम सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन के लिए फॉर एट मोस्ट 2 6। तो चलिए लिखते हैं फॉर्मूला p x इक्वल टू 0 दैट मीन्स nc 0 होगा, तो n यहाँ पे 6 है, 6c 0 एंड p की पावर 0 आएगा दैट मीन्स है ना, तो 1/6 की पावर 0 और q की पावर दैट मीन्स 5/6 की पावर 6 माइनस 0। तो 6 माइनस 0 कितना होगा 6, प्लस अब अगर p x इक्वल टू 1 की बात करें तो यहाँ पे आएगा 6c1 1/6 की पावर 1 और 5/6 की पावर 6 माइनस 1 तो 5। चलिए अब x इक्वल टू 2 की कर लेते हैं, 6c2 1/6 की पावर 2 एंड 5/6 की पावर 6 माइनस 2 दैट इज 4। तो ये हमारे सारे के सारे फॉर्मूला पुट करके वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब इनको सोल्व करते हैं। अब देखो 6c0 दैट मीन्स nc0, तो n कुछ भी हो हमेशा nc0 क्या होगा 1 होगा, मतलब पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए ऑफ कोर्स। तो nc0 हो जाएगा 1 और 1/6 की पावर 0 भी हो कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पे कितना बचा 5/6 की पावर 6। अब सेकेंड टर्म की बात करते हैं, तो जो हमारा nc1 होता है, ठीक है, तो nc1 कितना होता है n होता है, तो यहाँ पे 6c1 कितना आ जाएगा 6, तो 6 इंटू 1/6, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 1 ही है, और 5/6 की पावर 5 प्लस अब 6c2 की बात कर लेते हैं। तो 6c2 अगर इसको सोल्व करें तो क्या होगा 6 इंटू 5 बाय फैक्टोरियल 2। समझ में आ रही है बात, हम 6 को 2 बार लिखेंगे 6 इंटू 5 और 2 से ही मतलब 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 5/2 और यहाँ पे क्या बचा 1/36 और यहाँ पे बचा 5/6 का पावर 4। तो ये हमारा आया सोल्व करके। इसको फर्दर सोल्व करते हैं। अब देखो कि 5/6 की पावर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 4 है, तो इनको कॉमन ले लेते हैं। तो 5/6 की पावर 4 हमारी कॉमन आ जाएगी, तो यहाँ से क्या बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 5/6 की पावर 2 प्लस 6 से तो 6 कैंसिल हो गया है, और यहाँ पर देखो 5 पावर्स है और यहाँ पर हमने 4 पावर कॉमन ली है, तो यहाँ पर बचेगी 1 पावर 5/6 प्लस यहाँ पर तो हमने पूरा ही टर्म कॉमन ले लिया है ना, तो यहाँ पर कितना बचेगा 6 से हमारा ये गया 6 टाइम्स, तो ये बचा 5 इंटू 1 5 अपॉन नीचे आ जाएगा 12। तो ये सारे के सारे टर्म्स हमारे बचे हैं, इनको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा देखते हैं। अब देखो ये कितना है 5 स्क्वायर मीन्स 25 और यहाँ पे है 36 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे और 12 यहाँ पे है, तो हम क्या कर सकते हैं एक एलसीएम ले सकते हैं तीनों का। तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 36, ठीक है, और यहाँ पे 36 है तो ऊपर 25 ही लिख देंगे, और यहाँ पर 6 है तो 6 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स और उस 6 की मल्टीप्लाई होगी 5 में, तो ये आ जाएगा 30 और 12 से डिवाइड करेंगे 36 को 3 बचेगा और उस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो ये बचेगा 15।
ठीक है, और 5/6 की पावर 4 तो यहाँ पर है ही, इतना करना है। अब देखो 25 और 15 कितना हो जाएगा 40, और 40 + 30 हो जाएगा 70, तो ये बचा हमारा 70/36 और 5/6 की पावर 4, और इनको अगर थोड़ा डिवाइड करें 2 से ऊपर नीचे तो ये आ जाएगा 35/18 5/6 की पावर 4। ठीक है, तो ये क्या आ गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x < 2, और वो क्या था, गेटिंग एट मोस्ट 2 6s इन 6 थ्रोज ऑफ अ सिंगल डाई। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करते हैं। It is known that 10% of certain articles manufactured are defective. What is the probability that in a random sample of 12 such articles 9 are defective? तो यहां पर जो हमारी सक्सेस है वो क्या है क्वेश्चन में, डिफेक्टिव आइटम्स की। ठीक है, तो यहां पर देखो 12 का सैंपल स्पेस है ना, तो जो हमारा n होगा वो भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि हम एक एक आइटम को देखेंगे कि ये डिफेक्टिव है या नहीं, तो उसमें से हमारे एग्जैक्टली 9 आइटम्स डिफेक्टिव होने चाहिए। तो जब 12 टाइम्स देखेंगे तो वही हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स। और अगर हम सक्सेस की बात करें, दैट इज कितने आइटम्स डिफेक्टिव है या उसकी प्रोबेबिलिटी, तो हमारे पास हमें पता है कि 10% ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स आर डिफेक्टिव, तो 10/100 लिख देंगे हम, है ना, या फिर इसी को लिख सकते हैं 1/10। और अगर हम क्यू की बात करें, फेलियर की प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो वो होगा 1 - p, तो ये आ जाएगा q = 1 - 1/10, दैट मीन्स 9/10। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास n, p और q। अब ये तीनों चीज आ गई तो आंसर भी आ जाएगा, करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = यहाँ पे बोला गया 9 आर डिफेक्टिव, तो x = 9, तो अब फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, NCX, है ना, तो n है 12, cx है यहाँ पे 9, और अगर p की बात करें वो है 1/10, और इसकी पावर आएगी x स्मॉल x वाली, तो ये आ जाएगा 9, और q की पावर 9/10 की पावर n - x, दैट मीन्स 12 - 9, तो ये है 3। अब देखो 12c9, तो हम 12 को 9 टाइम्स लिखे और फिर 9 का फैक्टोरियल लिखें तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, तो इसलिए इसमें फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। देखो NCR = NCn - r होता है। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है। तो NCR दैट मीन्स 12c9 को हम लिख सकते हैं 12c12 - 9, दैट मीन्स 12c3। तो वैल्यूज दोनों की सेम ही आती है, 12c9 की और 12c3 की। ठीक है, तो चलिए इसको यूज कर लेते हैं। 12c3 हो जाएगा ये, और यहां पर क्या आ जाएगा, ऊपर तो 1 ही है और नीचे आ जाएगा 10 की पावर 9, और यहाँ पे आ जाएगा 9 की पावर 3 और 10 की पावर 3। चलिए आगे करते हैं। तो 12c3 को हम लिखेंगे 3 टाइम्स 12 11 10, और नीचे आएगा 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल होगा 3 × 2, और यहाँ पे आ जाएगा 9 की पावर 3, और 10 की पावर कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे 9 है और यहाँ पर 3 है, तो ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 12। अब देखो यहाँ पर 3 × 2 = 6, तो 6 से जाएगा 12 2 टाइम्स, और ये जो 10 है 10 से हम अगर नीचे डिवाइड करें तो ये जाएगा 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो इसकी बचेगी 10 की पावर 11। तो यहाँ पर देखो 11 × 2 = 22 हो जाएगा, 22 × 9 की पावर 3 और 10 की पावर 11। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 9। तो आपको n, p और q कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन से फाइंड आउट करना है क्या गिवन है, और उसके बाद ये सिंपली फॉर्मूला लगा देना है जो भी कंडीशन गिवन है कि क्या चाहिए, है ना, और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करते हैं। In a box containing 100 bulbs, 10 are defective. The probability that out of a sample of 5 bulbs, none is defective. तो हमारा जो टास्क है या सक्सेस है वो क्या है, डिफेक्टिव है। ठीक है, तो यहां पर देखो 100 में से 10 बल्ब तो डिफेक्टिव है, और हमसे बोला गया कि सैंपल स्पेस ऑफ 5 में से, ठीक है, सैंपल ऑफ 5 में से, तो हमारा जो 5 में से हम देखेंगे एक एक निकाल के क्या ये डिफेक्टिव है,
नहीं है। क्या ये डिफेक्टिव है? नहीं है। तो ऐसे हमारा कोई भी आर्टिकल या कोई भी बल्ब हमारा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमारा जो n है वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि हम 5 टाइम्स देखेंगे निकाल के। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम वो क्या हो जाएगी? 10 बल्ब्स डिफेक्टिव हैं और जो टोटल है उसमें कितने हैं? 100। तो 10/100 दैट मीन्स 1/10। ठीक है। और अगर हम Q की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, या ऐसे बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? 90/100 भी हो जाएगा, या यहां से भी कर सकते हैं जैसे हम हमेशा करते आए, 1 - p। तो 1 - 1/10 दैट मीन्स 9/10। तो ये आ गया हमारे पास n, p और q। बस अब आंसर भी आ जाएगा। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 फाइंड आउट करना है। 0 क्यों? इसने बोला है नन इज डिफेक्टिव, दैट मीन्स डिफेक्टिव के जो नंबर्स है वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, कोई भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं? NC0 दैट मीन्स 5C0 p की पावर 0, और p कितना है? 1/10 की पावर 0, और q की पावर दैट मीन्स 9/10 की पावर 5 - 0, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 5C0, तो मैंने अभी बताया था कुछ क्वेश्चन पहले कि NC0 क्या होता है? हमेशा 1 होता है। तो ये टर्म भी 1, और 1/10 की पावर 0, तो ये टर्म भी 1, तो क्या बचा? 9/10 की पावर 5। तो 9/10 की पावर 5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्टली मैच कर रहा है। तो इस तरीके से सिंपली आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। The probability that a student is not a swimmer is 1/5. Then the probability that out of 5 students 4 are swimmers. ठीक है, तो हमने 5 स्टूडेंट्स को लिया और देखा कि भाई पहला स्विमर है कि नहीं है, दूसरा स्विमर है कि नहीं है। तो इस तरीके से हम पांचों को चेक करेंगे। दैट मीन्स हमारा जो n है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, वो कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब बात करते हैं सक्सेस की। तो इस क्वेश्चन में जो सक्सेस है वो क्या है? स्विमर्स। ठीक है, हमें बताना है 4 आर स्विमर्स, तो स्विमर हमारा सक्सेस हो गया। तो इसमें हमें P कैलकुलेट करना है, लेकिन हमें गिवन है नॉट अ स्विमर की प्रोबेबिलिटी। तो या तो स्टूडेंट स्विमर होगा या स्विमर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हमारा P दैट मीन्स सक्सेस हमारा क्या है? स्विमर है, तो जो Q है फेलियर वो क्या हो जाएगा? नॉट अ स्विमर। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है नॉट अ स्विमर, वो वैल्यू दी हुई है Q की। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो Q हमारा यहाँ पे आ गया है 1/5। ठीक है, अब हमें पता है Q क्या होता है? 1 - P, या इसी को लिख सकते हैं P इधर Q उधर, तो P हो जाएगा हमारा 1 - Q। ठीक है, तो P आ जाएगा 1 - 1/5 दैट मीन्स P इज 4/5। तो P भी आ गया है, Q भी आ गया और N भी आ गया है। चलिए, अब बोला गया है कि आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स 4 आर स्विमर्स, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 पूछी गई है। तो चलिए डाल देते हैं फॉर्मूला में सब कुछ। तो 5cx दैट मीन्स 5c4 p की पावर 4 है ना, तो p कितना है? 4/5 की पावर 4, और q है हमारा 1/5 की पावर 5 - 4 दैट मीन्स 1। ठीक है, तो यहां पर देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 5c4 4/5 की पावर 4 और 1/5, क्योंकि तो पावर 1 ही है। 5c4 को और क्या लिख सकते हैं? मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, NCR ऑल्सो इक्वल्स टू NCN - R, दैट मीन्स 5c4 इक्वल्स टू 5c5 - 4, दैट मीन्स 5c4 इक्वल्स टू 5c1। तो इसको लिख सकते हैं ना, 5c1 4/5 की पावर 4 और 1/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो यहां पर देखो ए पार्ट में 5c4 4/5 की पावर 4 और 1/5, तो ये तो मैच कर रहा है। लेकिन यहां पर ऑप्शन सी भी मैच कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर है 5c1, तो हम जब 5c4 को 5c1 लिखे तो वो भी आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, तो इसके दोनों आंसर होंगे ए और सी, और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। चलिए बच्चों, अब मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं।
A and B are two events such that PA probability of A not equals to 0, find probability of B by A if, और second part two parts है, A is a subset of B and A intersection B is 5। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में सारे के सारे मिक्स क्वेश्चंस होंगे, तो इसमें इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस कर ले ताकि सारे के सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए एक ही एक्सरसाइज में, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दैट मीन्स ऐसे लिखते हैं हम, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ए सबसेट ऑफ बी है तो इसको मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूं ना, मान लो ये सेट है सैंपल स्पेस का या यूनिवर्सल सेट, तो यहां पर अगर बी है ये, तो इसके अंदर होगा कोई ए सेट, ठीक है। तो सारे के सारे जो ए के एलिमेंट्स है वो बी के अंदर होंगे ही होंगे डेफिनेटली। तो अगर इनका इंटरसेक्शन लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, वो कितना आएगा ए, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स बी और ए में के अंदर जो है वो ए के अंदर ही है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखें तो वो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये मैंने क्यों फाइंड आउट करा, क्योंकि मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए में फॉर्मूला बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो जो भी बाय के बाद आता है वो आता है डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात है ना, दोनों का कॉमन पार्ट ही हम कंसिडर करते हैं। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और डिनोमिनेटर में भी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 1। तो जब ये फर्स्ट पार्ट के लिए व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज 1, ठीक है। अब करते हैं सेकंड पार्ट। तो यहां पर देखो ए इंटरसेक्शन बी इज 5, इसका क्या मीनिंग है कि जो ए और बी है उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसलिए जो इनकी प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो होगी हमारी 0, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही 0 है उसमें। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अगेन वही फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, क्या हो गई वैल्यू 0, तो 0 अपॉन पी ऑफ ए, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो यहां पर आ गई 1 और यहां पर आ गई 0, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर लेते हैं। A couple has 2 children. Find the probability that both children are males if it is known that at least one of the children is male. और second part है find the probability that both children are females if it is known that the elder child is a female. तो यहाँ पर हमें लगानी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन गिवन है इफ इट इज नोन, या इसी को बोल सकते हैं both the children are males given that at least one of them the children is male। तो given that या if it is known, तो इसका मतलब है कोई कंडीशन गिवन है ऑलरेडी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लेंगे। तो 2 चिल्ड्रन है तो दोनों में से या तो कोई मेल होगा या फीमेल होगा, यही केस पॉसिबल है, ठीक है। तो हम कंसिडर करते हैं कि दोनों के दोनों सपोज मेल हो गए, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले मेल हो गया फिर फीमेल हो गई, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले फीमेल है और एक मेल है, या दोनों फीमेल भी हो सकती हैं। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हो गए हमारे सैंपल स्पेस में, 4 एलिमेंट्स, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं, जो भी कंडीशन गिवन है। तो हम यहाँ पर ए और बी इवेंट्स कंसिडर करेंगे। तो जो ए इवेंट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर मेल। तो ए इवेंट उसको कंसिडर करते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, ठीक है। तो ताकि फॉर्मूला एकदम सटीक बैठ जाए, है ना। तो ए इवेंट क्या हो जाएगा, बोथ आर मेल्स, बोथ आर मेल्स। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, बोथ आर मेल्स, दैट मीन्स दोनों के दोनों MM है, ठीक है। तो ये एलिमेंट आ गया एक। अगर हम बी की बात करें तो बी वो होता है इवेंट जिसमें गिवन दैट के बाद आप कुछ और भी ले सकते हैं, बट इससे क्या होता है आपको याद रहता है कि ए ये है बी ये है, तो फॉर्मूला एकदम अच्छे से बैठ जाता है। इफ इट इज नोन मीन्स गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ
द चिल्ड्रन इज मेल, तो एटलीस्ट वन इज मेल। ठीक है, तो चलिए अब लिख लेते हैं बी के अंदर, तो कम से कम एक तो मेल है, तो ये जो एम वाला केस है वो भी आ जाएगा, 2 मेल है तो अच्छी बात है। और यहाँ पे एमएफ वाला भी आ जाएगा भैया, 1 मेल है, और एफएम वाला भी आ जाएगा, लेकिन एफएफ वाला नहीं आएगा क्योंकि उसमें एक भी मेल नहीं है और बोला गया है कि एटलीस्ट 1 इज मेल। तो ये हमारे केसेस आ गए। अब क्या करना है हमें, हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड। ठीक है, ये सब फॉर्मूलाज और इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो यहां पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, और अगर इसी को मैं स्प्लिट करके लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ठीक है, तो सैंपल स्पेस और यहाँ पे भी सैंपल स्पेस आएगा, चलिए मैं लिख ही देता हूँ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो ये हमारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे फॉर्मूला बचेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड। ठीक है, तो यहां पर हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स कितने हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट सर्च करने हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक ही एलिमेंट कॉमन है, दैट इज एम एम। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए कॉमन, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कितना आ जाएगा, यहां पर है 1 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है 3, तो ये आ गया है प्रोबेबिलिटी 1/3। इतना क्लियर है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, चलिए देख लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल्स। तो जो ए इवेंट है वो क्या हो जाएगा, बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल्स। तो मैं ये अलग से लिखने के बजाय बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल्स, मैं डायरेक्टली एलिमेंट्स लिख रहा हूँ क्या क्या आएंगे। ठीक है, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल्स का मीनिंग है एफ एफ आ जाएगा, करेक्ट। तो चलिए लिख लेते हैं एफ एफ। और अगर हम बी की बात करें तो ये क्या है, जो इवेंट हो चुका है, दैट मीन्स इफ इट इज नॉन या गिवन दैट द एल्डर चाइल्ड इज फीमेल। ठीक है, तो जो एल्डर चाइल्ड है वो फीमेल है। तो एल्डर चाइल्ड कौन सा ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं, पहले वाला जो एल्डर है, ये भी एल्डर है, ये भी एल्डर है और ये भी एल्डर है। ठीक है, तो कौन कौन से केस आएंगे, देखो यहाँ पर तो एल्डर मेल मेल है, लेकिन हमें क्या चाहिए, फीमेल है एल्डर चाइल्ड। तो एफ एम और एफ एफ ये 2 केस आ जाएंगे हमारे बी के अंदर। और अगर इनका हम इंटरसेक्शन ले ले ए इंटरसेक्शन बी, तो कौन सा एलिमेंट आएगा, एफ एफ का। ठीक है, तो चलिए अब फॉर्मूला लगा लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, दिस विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो चलिए बताओ मेरे को कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी तो 1 ही है, तो 1 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं 1 और 2, तो ये आ जाएगा 1/2 प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखो, ठीक है, फिर ए बी एलिमेंट्स और उसके कॉमन एलिमेंट्स, और फिर ये फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। Suppose that 5% of men and 0.25% of women have gray hair. A gray-haired person is selected at random. What is the probability of this person being male? Assume that there are equal number of males and females. ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं फ्रेम करता हूँ। ये पूछेगा what is the probability of this person being a male given that that selected person is gray haired person। ठीक है, तो यहां पर हमारा लगेगा बेस थ्योरम। तो यहां पर इवेंट सपोज हमारा जो E1 है और E2 है वो क्या होगा, यहां पर देखो गिवन है 5% और मेन एंड
0.25% आर वीमेन हैव ग्रे हेयर। तो यहाँ पर मैन और वीमेन की बात हो रही है, तो पार्टीशन हो गया है सैंपल स्पेस में, ठीक है। तो या तो मैन होगा या वीमेन होगा, तो इसीलिए हमारे 2 इवेंट्स आ गए, E1 और E2। तो E1 क्या है, सपोज मैन को सेलेक्ट करना है, तो इवन वो जो मैन को सेलेक्ट करने का इवेंट हो गया E1, और वीमेन को सेलेक्ट करने का इवेंट है सपोज E2। और एक इवेंट ले लेते हैं A, तो A इवेंट है पर्सन सेलेक्टिंग अ पर्सन हैविंग ग्रे हेयर। तो मैं लिख देता हूं ग्रे हेयर्ड पर्सन, ठीक है। चलिए, अब हमसे बोला गया है एज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। तो जब दोनों इक्वल हैं तो उनको उनकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सेलेक्ट करने की, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वो भी इक्वल होगी, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1, तो ऐसे भी ले सकते हो 1/2 1/2, या ऐसे ले सकते हो, मान लो कि ये भी x है और ये भी x है, इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल है, तो टोटल कितने हो गए 2x। तो x को सेलेक्ट करने की, मीन्स मेल को सेलेक्ट करने की आउट ऑफ 2x, तो कितने हो जाएगी, वो भी 1/2 हो जाएगी। तो इनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2, क्योंकि मेल और फीमेल इक्वल है, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल। तो प्रोबेबिलिटी मेल है, दैट मीन्स E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट he is a या he or she is a gray haired person, ठीक है, गिवन दैट दिस इज अ ग्रे हेयर्ड पर्सन मीन्स A, ठीक है। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, है ना, कुछ नहीं करना है, इनको उल्टा लिखना है। यहाँ पे E1/A है, यहाँ पर A/E1 है, और जो नीचे है उसी से मल्टीप्लाई। और यहाँ पर 2 पार्टीशंस हो रहे हैं, एक तो E1 का और एक E2 का, दैट मीन्स मैन और वीमेन का। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट से आएंगे नीचे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो ये आ जाएंगे। अब हमें क्या चाहिए, E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी तो है हमारे पास, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रे हेयर्ड पर्सन गिवन दैट इट इज अ मेल, ठीक है। तो मेल है तो उसके लिए क्या दिया हुआ है, या मैन है तो उसके लिए दिया हुआ है 5%, दैट मीन्स 5/100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, विमेन के ग्रे हेयर्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.25%। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटीज आ गई। अब ये सारे के सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं, ओके। तो A/E1 क्या है, 5/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 1/2, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 5/100 इंटू 1/2, क्योंकि सेम ही टर्म है ये भी, है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 वो कितनी है 0.25/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज अगेन 1/2। अब देखो यहाँ पर ऊपर भी 1/2 है और यहाँ से भी हम 1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो उनको कैंसिल हो कर देंगे, है ना। और यहाँ पर भी 100 100 100, तो ये भी कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए मैं कॉमन ले रहा हूँ, क्या क्या, 1/200 ऊपर से, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 बचेगा सिंपली, और नीचे से भी क्या ले लेता हूँ 1/200 कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 बचेगा, और सेकंड टर्म से क्या बचेगा 1/200 तो कॉमन आ गया है, तो बचेगा 0.25, ठीक है। अब ये टर्म्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 5/5.25, ठीक है। इसको फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं, चलिए करते हैं। तो 2 डेसिमल हटाएंगे तो ये आ जाएगा 500/525, ठीक है। अगर इसको हम 25 से डिवाइड करें तो कितना होगा, ये जाएगा 20 और नीचे जाएगा 21 टाइम्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A हमारा आ जाएगा 20/21, ओके। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर लेते हैं। Suppose that 90% of people are right-handed. What is the probability that at most 6 of a random sample space of 10 people are right-handed? तो यहाँ पर देखो at most 6 दिया हुआ है, तो और यहाँ पर 10 का सैंपल स्पेस है ना, और 6 at most होना चाहिए रैंडम
राइट हैंडेड, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बर्नौली ट्रायल्स और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट लेंगे। तो यहाँ पर जो n होगा 10 पीपल आर राइट हैंडेड, है ना, ये सैंपल स्पेस है, तो ये हो जाएगा हमारा n। और अगर हम p की बात करें, दैट इज सक्सेस की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो सक्सेस हमारी यहाँ पे राइट हैंडेड होना चाहिए पर्सन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, 90% ऑफ द पीपल आर राइट हैंडेड, दैट मीन्स 90/100, या इसी को लिख सकते हैं 0.9। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की बात करें, जो लेफ्ट हैंडेड है, वो कितना होगा, 10/100, ठीक है, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 0.9, तो वो भी कितना आएगा, 0.1, तो यहां से भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1, ठीक है। क्यू को हम 1 - p भी लिख सकते हैं, तो 1 - 0.9 ये भी कितना होगा, 0.1, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मूला की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x क्या होता है, NCx p की पावर x और q की पावर n - x, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज कर लेंगे। अब हमसे बोला गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 6 ऑफ द पीपल ऑफ द रैंडम सैंपल स्पेस ऑफ 10 पीपल आर राइट हैंडेड, तो एट मोस्ट 6 की बात हो रही है, दैट मीन्स 6 के इक्वल या 6 से कम, उसमें काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें 6 या 6 से कम चाहिए, तो इसको हम टोटल प्रोबेबिलिटी में से 6 से जो ग्रेटर है ना, उसको माइनस कर देंगे, तो एक ही बात होगी, ठीक है। अब यहां पर हम लिख सकते हैं 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो इन सब में इंडिविजुअली ये फॉर्मूला हम लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1 - ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो टर्म है इसी में हम अगर 7 रखेंगे तो x इक्वल्स टू 7 आ जाएगा, फिर अगर 8 रखेंगे तो x इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, है ना। 9 रखेंगे स्मॉल x तो x इक्वल्स टू 9 की वैल्यू और 10 की वैल्यू ऐसे आ जाएगी। तो अगर हमें ये सब का एक साथ चाहिए, है ना, एक यूनिफाइड वर्जन, तो हम लिख सकते हैं सिग्मा लगा के क्या लिख सकते हैं, x की जगह सपोज r ले लो, r इक्वल्स टू 7 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 7 से 10 तक वैल्यूज, तो ये सारे के सारे केसेस सिग्मा के अंदर कवर हो जाएंगे क्योंकि सब ऐड ही हो रहा है, करेक्ट। तो यहां पर आएगा NCR, तो यही फॉर्मूला लगाना है, बस r वेरिएबल है यहां पर, ठीक है। तो NCR p की पावर r, दैट मीन्स p क्या है हमारा 0.9, तो चलो 0.9 की पावर r, और q कितना है 0.1 और n-r, ठीक है। और यहां पर हम n भी पुट कर सकते हैं, n कितना है 10 है, तो चलिए मैं कर देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 6 1 - सिग्मा r इक्वल टू 7 to 10, दैट मीन्स n तक, तो 10CR 0.9 की पावर r और 0.1 की पावर 10 - r, ठीक है। तो अगर ये वैल्यूज में आप r की वैल्यू पुट करते जाएंगे 7 और फिर सिग्मा के साथ एडिशन के साथ करेंगे 8 फिर 9 और 10, तो ये सारी की सारी वैल्यूज ही आ जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी अपना आंसर शो कर सकते हैं बजाय पूरा का पूरा सोल्व करने के, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर लेते हैं। An urn contains 25 balls, of which 10 balls bear a mark X and the remaining 15 bear a mark Y. A ball is drawn at random from the urn. Its mark is noted down and it is replaced. If 6 balls are drawn in this way, find the probability that all will bear X mark, not more than 2 will bear Y मार्क। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही है, नॉट मोर देन 2 या मोर देन 5, है ना। तो हम यहाँ पर अगेन बर्नौली ट्रायल्स यूज करेंगे, ठीक है, उसी का कंसेप्ट। तो यहाँ पर जो x है, x मीन्स सक्सेस को मैं डिफाइन कर रहा हूं, तो वो क्या है, सपोज नंबर ऑफ बॉल्स मार्क्ड विद
एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ बॉल्स मार्क्ड विद एक्स है उसको हम सक्सेस मान लेंगे और बाकी जो वाई के साथ है उसको फेलियर मान लेंगे और फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो जो एन है अपना वो कितना है, 6 है, क्योंकि 6 बॉल्स आर ड्रॉन, तो 6 बॉल ऐसे ड्रॉ की जाती हैं। और अगर हम पी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो वो क्या है हमारी 10 बॉल्स ड्रॉ करने हैं, है ना, 10 बॉल्स है और आउट ऑफ 25 बॉल्स, तो 10/25 हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाएगा, है ना। अर्न में 10 बॉल्स रेड मार्क्स विद एक्स है और 25 टोटल है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/5। ठीक है, और Q क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो 15y है ना, y कितनी बॉल्स है 15 और 15 आउट ऑफ 25, तो वही बात होगी। या यहीं से लिख सकते हैं 1 माइनस पी और ये आ जाएगा 1 माइनस 2/5, तो Q आ जाएगा हमारा 3/5। ठीक है, तो N भी आ गया है, P भी आ गया है, ये 2/5 और Q भी आ चुका है। अब हमारे पास वही फॉर्मूला है NCX और P की पावर x और Q की पावर n माइनस एक्स। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं, ऑल विल बियर x मार्क। ठीक है, तो सभी पे जितने भी हमने 6 की 6 बॉल ड्रॉ करी है सभी पे x मार्क है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 6, ये x और ये वाला x डिफरेंट है। ठीक है, ये तो मार्क्ड विद x है और ये वाला x डिफरेंट है, तो ये ध्यान रखना। तो x इक्वल्स टू 6 दैट मीन्स NCX दैट मीन्स 6C6, क्योंकि n भी कितना है हमारा 6 बॉल्स है और p की पावर 6। ठीक है, और p कितना है हमारा 2/5, तो 2/5 की पावर 6 और q की पावर दैट मीन्स 3/5 की पावर n माइनस एक्स होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 6 मीन्स 0। ठीक है, अब देखो 6C6, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6C6 माइनस 6, क्योंकि NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R होता है ना। तो 6C6 को हम लिख सकते हैं 6C6 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 6C0 और 6C या कोई भी NC0 क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर इस टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 1, और यहाँ पर देखो पावर 0 है 3/5 की, तो यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आ गई 1, तो यहाँ से सिर्फ टर्म बचा 2/5 की पावर 6। तो फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल विल बियर एक्स मार्क इज 2/5 की पावर 6। ठीक है, चलिए अब सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। नॉट मोर देन 2 विल बियर वाई मार्क, तो 2 से ज्यादा पे वाई मार्क नहीं होंगे। समझ में आ रहा है, वाई मार्क या तो 0 बॉल्स पे हो सकता है जब हमने निकाला, या 1 बॉल पे या 2 बॉल्स पे। ठीक है, लेकिन 2 से ज्यादा पे नहीं होंगे। तो अगर हम सेकंड की बात करें तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है उसमें क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6x या 0y। ठीक है, कि 6 की 6 बॉल पे x है और y कितनी है 0 बॉल्स हैं, एक भी नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5x और 1y हो। ठीक है, 1 पे y आ गया और 5 पे x आ गया है। या ऐसा भी हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 4x हो और 2y हो। ठीक है, 2 पे y और 4 पे x। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि नॉट मोर देन 2, तो हम 2y से ज्यादा नहीं जा सकते कि 3 बॉल पे y आ गया, वो केस हम कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ तक ही हम रहेंगे। इसका मीनिंग है कि ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 6। तो क्योंकि हमारा जो x है वो क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स मार्क्ड विद x, तो इसीलिए हमारा जो x है वो कितना है 6 है ना। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो 6 का मीनिंग है कि 6 के 6 x है, 6 की 6 बॉल्स पे x मार्क है और 0। और यहाँ पर जो ये केस है x इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स 5 बॉल हमने जो ड्रॉ करी उसमें x मार्क्ड है। ठीक है, और y पे y की एक ही है और यहाँ पर 4 x वाली है और 2 y वाली है। ठीक है, तो चलिए इनको सोल्व कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 6, तो ये कितना आ जाएगा NCX, n कितना है हमारा 6 है। और वैसे भी हमने
लास्ट क्वेश्चन में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 6 ही चेक किया था। चलिए अगेन कर लेते हैं। 6c0 p की पावर दैट मीन्स 2/5 की पावर, सॉरी यहाँ पर आएगा 6c6 क्योंकि सारी के सारी बॉल्स x मार्क्ड है, तो 6c6 पावर 6 और ये आ जाएगा 3/5 की पावर 6 माइनस 6 0 प्लस 6c5 2/5 की पावर ये आ जाएगा 5 और 3/5 की पावर कितनी आ जाएगी 6 माइनस 5 दैट इज 1 प्लस ये आ जाएगा 6c4 2/5 की पावर 4 और 3/5 की पावर 6 माइनस 4 दैट इज 2। तो ये सारे के सारे हमारे टर्म्स आ गए हैं। अब इसमें देखो कि जो 2/5 की पावर है यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, तो इसको कॉमन ले सकते हैं। तो 2/5 की पावर 4 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट टर्म से क्या बचेगा 6c6, 6c6 का मीनिंग है 6c0 और nc0 का मीनिंग होता है 1, है ना। ये तो 1 हो गया है और ये भी कितना हो जाएगा 1 क्योंकि पावर है 0। तो ये टर्म कितना आ गया हमारा, ये भी 1 ये भी 1। अब यहाँ से पावर हमने 6 है टोटल और ले लिया है हमने 4, तो यहाँ पर पावर बची है 2। तो 2/5 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 4/25, ठीक है। अब इस टर्म की बात करते हैं सेकेंड टर्म की। तो यहाँ पर 6c5 का मीनिंग तो 6 है, ठीक है। 6c5 को हम लिख सकते हैं 6c1 और 6c1 मीन्स 6, तो ये वैल्यू 6 आ गई। और 2/5 की पावर 4 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से भी कितना बचा 2/5 बचा एक पावर और यहाँ पे 3/5, ठीक है। तो इनको अगर मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं तो 2/5 यहाँ पे 3/5 तो ये हो जाएगा 6/25 और यहाँ पर एक 6 ऑलरेडी है ना, तो 6 × 6 हो जाएगा 36/25। अब अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड टर्म की, तो 2/5 की पावर 4 तो हमने कॉमन ले ली है। यहाँ पे बचा 6c2, तो 6c2 का मीनिंग क्या है, सॉरी 6c4 का मीनिंग होगा 6c2 और 6c2 का मतलब है 6 × 5 और नीचे आएगा फैक्टोरियल 2, तो 2 से जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। तो 6c4 का मीनिंग हो गया है 15 और 2/5 की पावर 4 हमने कॉमन ले ली है और यहाँ पर बचा 3/5 स्क्वायर, तो 9/25, तो ये 9/25 है और ये 15 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 135/25। तो ये सब टर्म्स आ गए। अब इसको हमें थोड़ा सा फर्दर सोल्व करना है। तो अब ये देखो 36 और 4 ये कितना हो गया 40 और ये है 135, तो ये हो गया 175, ठीक है। और इसको अगर हम फर्दर सोल्व करें तो 2/5 की पावर 4 और यहाँ पर क्या बचेगा, अभी देखा था हमने 175/25, तो 25 से 175 कितने टाइम्स जाएगा 7 टाइम्स और ये आ जाएगा 2/5 की पावर 4। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है, सेकेंड पार्ट की, दैट नॉट मोर देन 2 विल बियर y मार्क, ठीक है। तो चलिए अब थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में बोल रहा है एटलीस्ट 1 बॉल विल बियर y मार्क, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एटलीस्ट, थर्ड पार्ट, एटलीस्ट 1 बियर y मार्क। या हम ये भी बोल सकते हैं टोटल में से हम अगर 0 को माइनस कर दे या ऐसे बोल दे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर तो क्या एटलीस्ट 1, कम से कम एक पर तो होना चाहिए, या फिर इसको बोल सकते हैं नो बॉल, है ना, नो बॉल बियर y मार्क। तो एक ही तो बात है ये दोनों। टोटल में से हमने वो सारी के सारे बॉल्स माइनस कर दी जिसपे एक भी मार्क y का नहीं है, ठीक है। या इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस ऑल बॉल बियर x मार्क, ऑल बॉल बियर x मार्क। क्यों, क्योंकि अगर एक पे भी y नहीं है तो अंडरस्टूड है कि अगर एक पे भी y नहीं है तो सारों पे x होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि सारा का सारा पे
एक्स मार्क होगा तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, सॉरी एक्स इक्वल टू 6, क्योंकि हमने सारे की सारी बॉल्स 6 ही ली है। तो यहाँ पर अगेन हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, 1 माइनस 6c6, 2/5 की पावर 6 और 3/5 की पावर 6 माइनस 6 मीन्स 0। ये तो हमने फर्स्ट पार्ट में भी सोल्व किया था। ऑल विल बियर एक्स मार्क, तो ये वाला टर्म अगेन 1 और ये भी टर्म 1, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 माइनस 2/5 की पावर 6। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी थर्ड पार्ट की। ठीक है, तो चलिए अब फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में बोल रहे द नंबर ऑफ बॉल्स विद एक्स मार्क एंड वाई मार्क विल बी इक्वल। तो हमने 6 बॉल्स निकालनी है और 6 बॉल में से बोला गया है कि एक्स भी इक्वल होगा और वाई मार्क्ड बॉल भी इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो 6 को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो 3 और 3 आएगा। तो यही केस हो सकता है कि 3 एक्स वाली बॉल आ जाए और 3 वाई वाली आ जाए। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर जो 3 बॉल्स है वो x मार्क्ड आ गई तो 3 अंडरस्टूड है कि y मार्क्ड आएगी। ठीक है, तो चलिए इसी को सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 6c3 p की पावर दैट मीन्स 2/5 की पावर 3 और 3/5 की पावर कितना होगा 6 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 3। तो यहां से आ जाएगा 6c3, तो 6 को हमें 3 टाइम्स लिखना है, 6 5 4 है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे, और 3 का फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 3 और यहाँ पर कितना है 5 की पावर 3 और इसमें कितना है 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3। अब देखो 3 इंटू 2 तो ये तो हो गया 6, तो यहां से कितना बचा, ये बच गया हमारा 5 4 जा 20 और इस 5 से हम ये पावर भी तो कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 5 की पावर 2 और यहाँ पे कितना है 4 और ये कितना है 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ 4 इंटू 2 की पावर 3 दैट मीन्स 8, 3 की पावर 3 दैट मीन्स 27 अपॉन 5 की पावर 5, क्योंकि ये कितना है 5 की पावर 2 5 की पावर 3 तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 8 4 जा 32 इंटू 27 अपॉन 5 की पावर 5। तो ये मल्टीप्लाई आप कर ही सकते हैं इजीली, और ये 55 नहीं है 5 की पावर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ से भी छोड़ सकते हैं, ये कितना आया था, ये आया था 20। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से भी छोड़ सकते हैं 20 इंटू 2/5 की पावर 3 और 3/5 की पावर 3। ठीक है, तो जो मेन चीज है वो क्या है, NPQ निकल जाए और ये वाले फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट कर दो। तो ये अगर यहाँ तक भी आप करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व कर लेते हैं। इन अ हर्डल रेस अ प्लेयर हैज टू क्रॉस 10 hurdles. The probability that he will clear each hurdle is 5/6. What is the probability that he will knock down fewer than 2 hurdles? तो यहाँ पर भी वही अगेन fewer than 2 hurdles है ना, ये सब है। तो यहाँ पर भी हम नंबर ऑफ ट्रायल्स है ना वो सब चेक करेंगे। तो n कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल हर्डल्स कितनी है 10 है भैया, क्लियरली दिख रही है। अगर हम यहाँ पर P और Q की बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखना है कि जो हमारा X है दैट मीन्स जो हमारा टास्क है वो क्या है, ही विल नॉक डाउन फ्यूअर देन 2 हर्डल्स। ठीक है, तो X हो जाएगा नंबर ऑफ हर्डल्स नॉक्ड डाउन। ठीक है, क्लियर वाला नहीं, नॉक डाउन मतलब जब टकरा जाते हैं और गिर जाते हैं वो हर्डल। ठीक है, तो नॉक्ड डाउन हो जाएगा हमारा X, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है और वही हमारा हो जाएगा सक्सेस है ना, तो वो हो जाएगा P। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं देखो, या तो वो बंदा हर्डल को क्लियर कर देगा या नॉक डाउन कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी गिवन है 5/6, तो नॉक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अगर नॉक करने को हम X मान रहे हैं दैट मीन सक्सेस मान रहे हैं, तो फेलियर क्या हो जाएगा, क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो क्लियर जो कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी फेलियर में है और वो कितने गिवन है 5/6।
6 और p क्या हो जाएगा 1 माइनस क्यू, दैट मीन्स 1 माइनस 5/6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/6। समझ में आ रही है बात? तो p और q हमें बहुत ही अच्छे से और सोचकर सेलेक्ट करना है कौन सा होगा, क्योंकि एक बार n और p और q आ गया फिर तो हमारा फॉर्मूला है डायरेक्ट। तो क्या है फॉर्मूले में, इसमें पूछा गया है लेस देन 2 हर्डल्स, ठीक है, फ्यूअर देन और लेस देन, तो x लेस देन 2, तो दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0 कि हमने कोई भी हर्डल नोक नहीं करी, ठीक है, या x इक्वल्स टू 1, एक हर्डल नोक कर दी, बाकी सब क्लियर कर दी। तो यहाँ पर हमारा x इक्वल्स टू 0 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n है हमारा 10, तो 10c0, p है हमारा 6 की पावर और जो भी ये 0 है वही p पे आ जाएगा, और q कितना है 5/6 की पावर 10 माइनस 0, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 10। तो यहाँ पे 1x इक्वल्स टू 1 के लिए आएगा 10c1 1/6 की पावर 1 और 5/6 की पावर 10 माइनस 1, दैट मीन्स 9। तो अब देखो 5/6 की पावर 9 और 5/6 की पावर 10, तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम 5/6 की पावर 9, जो भी कम वाली पावर हो उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से देखो ये तो हमने कॉमन ले लिया है, अब इसमें से कितना बचा, यहाँ पे पावर 10 थी, यहाँ पर पावर 9 है, तो यहाँ पर बची पावर 1, तो 5/6 बचा, और 1/6 की पावर 0 दैट मीन्स 1 है ना, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 हो जाएगा, और 10c0 भी कितना होता है 1, तो फर्स्ट टर्म में से हमारा 5/6 ही बचेगा, करेक्ट। अब सेकंड टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5/6 की पावर n कॉमन ले लिए, तो ये बचा 1/6 की पावर 1, तो इसका मतलब है 1/6 ही रहेगा, और 10c1, तो 10c1 कितना होगा, वो 10 ही होगा, ठीक है, तो 10/6 हो जाएगा, है ना, 10 इंटू 1/6 10/6। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इनको यहाँ पे 6 है और ये भी 6 है, तो एलसीएम तो 6 ही रहेगा, और इनको ऐड कर लेंगे डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 15/6। तो 15/6 को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम 3 से डिवाइड करें, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो ये बचेगा 5/2, है ना, 5/2 इंटू 5 की पावर 9 और 6 की पावर 9। तो यहाँ पे देखो पावर ऐड हो जाएगी 5 की पावर, तो ये हो जाएगी 10/2 इंटू 6 की पावर 9, या यहाँ से भी हम लिख सकते हैं 5/2 को लिख सकते हैं 2.5 और 5/6 की पावर 9, ठीक है। तो दोनों ही आंसर करेक्ट है, बस डिफरेंट डिफरेंट वे में हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, और इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।